हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था, हमने सेल के बारे में पढ़ा था और सेल ऑर्गेनेल के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो कॉमन ऑर्गेनेल होते हैं, इसके बारे में हमने देखा था। तो आज हम उन्हीं ऑर्गेनेल के बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं सेल ऑर्गेनेल के बारे में। आज हम सेल ऑर्गेनेल में सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन भी कहते हैं क्योंकि ये सेल में होने वाली सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अब हम इसकी डिस्कवरी के बारे में देखते हैं। न्यूक्लियस को सबसे पहले लीवेनहॉक ने बर्ड और एम्फीबियन की जो ब्लड सेल होती है उसमें ऑब्जर्व किया था। उसके बाद स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे एक रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने 1831 में ट्रेडेस्केंशिया नाम का एक प्लांट था, उसमें इसको ऑब्जर्व किया और इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियाई नाम दिया था। इसके बाद आते हैं जे हैमरलिंग, इन्होंने 1937 में एक ग्रीन एल्गी थी एसिटोबुलेरिया, जिस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का कंट्रोल पॉइंट होता है क्योंकि वो ही सारी सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और उन्होंने इसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन का सेंटर भी कहा था। नॉर्मली एक सेल में एक न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होता है, बट कुछ एल्गी या कुछ सेल ऐसी होती है जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल है टेपिटम सेल। अब बात आती है इसके शेप की। यूजुअली इसका शेप जो होता है वो राउंड होता है, बट कुछ ग्रीन एल्गी ऐसी होती है जिसमें इसका शेप डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि डिस्क, ब्रांच्ड या कप शेप, स्फेरिकल या स्पाइरल या हॉर्स शू हो सकता है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो शेप या स्ट्रक्चर होती है वो स्फेरिकल या ओव्यूल होती है, जो मोस्टली सेल के सेंटर में प्रेजेंट होती है। और न्यूक्लियस जो होता है वो लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर होती है और सेल का मेन ऑर्गेनल होता है। न्यूक्लियस जो होता है एक डबल मेम्ब्रेन लेयर्ड होती है जिसे हम न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं, उससे क्लोज्ड होता है। यही न्यूक्लियर एनवलप न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं जिनमें डीएनए होता है जो किसी भी अदर सेल की प्रोडक्शन के लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को जब देखा गया न्यू माइक्रोस्कोप में तो इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है न्यूक्लियर एनवलप, सेकेंड इज न्यूक्लियोप्लाज्म, थर्ड इज क्रोमेटिन रेटिकुलम, फोर्थ इज न्यूक्लियस। अब हम इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। उससे पहले जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि एक न्यूक्लियस की नॉर्मल स्ट्रक्चर बताई गई है जैसा कि वो सेल में प्रेजेंट होता है। इसकी आउटर स्ट्रक्चर पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है और उस रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इसकी जो सरफेस होती है वो रफ हो जाती है। नीचे यहाँ पे आप अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर को आगे हम डिटेल से देखेंगे। अब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियर एनवलप जो होता है वो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। और इसमें जो दोनों मेम्ब्रेन होती है वो फर्स्ट होती है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकेंड इज इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस की जो आउटर सरफेस होती है उस पर कुछ
पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर प्लाज्म के बीच में सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। यहाँ पे आप नीचे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि न्यूक्लियर एनवलप जो है दो टाइप के मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसकी सरफेस पर न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है और आउटर सरफेस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है जिस पर राइबोसोम लगे हुए हैं। इसके बाद जो आता है, जो दोनों मेम्ब्रेन होती है वो लिपोप्रोटीन की मिलकर बनी होती है। इनकी चौड़ाई कम से कम 70 to 80 एंगस्ट्रॉन तक होती है और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उस पर कुछ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आप राइट साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बताई गई है। आउटर मेम्ब्रेन जो है उसकी सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है और इनर मेम्ब्रेन अंदर की साइड है और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। और इसमें जो न्यूक्लियर लेमिना होता है वो सबसे अंदर वाली लेयर होती है जो क्रोमेटिन की पेरीफेरी से कांटेक्ट में रहती है और इनके बीच में ये आप देख सकते हैं न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है जो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल का। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसी तरह न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जिसे हम कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो मोस्टली वाटर यानी पानी से या फिर वेरियस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या डिजोल्व आयन होता है उनसे मिलकर बना होता है। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रोटीन हो सकते हैं। ये प्रोटीन नॉन हिस्टोन या हिस्टोन भी हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए और आरएनए होते हैं। इसके अलावा एंजाइम्स भी होते हैं जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंड राइबोन्यूक्लियस। इसके अलावा दो कोएंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं, एनएडी और सीओए कोएंजाइम। और ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो पूरी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्लोज्ड होता है। थर्ड पार्ट आता है इसका क्रोमेटिन रेटिकुलम। क्रोमेटिन रेटिकुलम जो होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एक बिखरी हुई सी या फिर टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रक्चर बनाकर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। फॉर एन एग्जांपल आप जैसे कोई धागा लेंगे और उसको रेंडमली अगर ज़मीन पे डालते हैं तो वो एक टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रक्चर बना लेता है। तो उसी तरह ये क्रोमेटिन होता है जो न्यूक्लियस में भी उलझा हुआ सा या टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रक्चर बनाकर प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन जो होता है वो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। और इसमें जो डीएनए होता है उस पर एक हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं इस पर रैप्ड हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं इसमें भी 4 टाइप के प्रोटीन मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट है H2A, H2B, H3, H4। ये चारों प्रोटीन मिलकर हिस्टोन प्रोटीन बनाते हैं। उसके बाद आता है कि न्यूक्लियस में भी जो क्रोमेटिन होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट इज यूक्रोमेटिन, सेकेंड इज हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो लाइट स्टैंड लेते हैं और हेटेरोक्रोमेटिन जो होते हैं वो डार्क स्टैंड लेते हैं। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को सबसे पहले 1781 में फोंटाना ने डिस्कवर किया था। और जो न्यूक्लियस का जो 25% जो पार्ट होता है वो न्यूक्लियोलस ही बनाता है। और न्यूक्लियोलस जो होता है वो प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। जैसे कि दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स का या पार्ट का सेल के अंदर अपना अपना रोल होता है, उसी तरह न्यूक्लियोलस का भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में और
राइबोसोम के प्रोडक्शन में जो यूकैरियोटिक सेल में होता है। अब हम न्यूक्लियोलस की स्ट्रक्चर को देखते हैं। न्यूक्लियोलस की स्ट्रक्चर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है एमोर्फस मैट्रिक्स, जिसे हम पार्ट्स एमोर्फा भी कहते हैं। ये एक होमोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फिर सेकंड आता है ग्रेन्युलर पार्ट, इसे हम ग्रेन्युलोसा पार्ट भी कहते हैं। इसमें जो ग्रेन्यूल्स की जो साइज होती है वो 150 to 200 एंगस्ट्रॉन तक होती है, और ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। थर्ड आता है फाइब्रस पार्ट। ये जो होता है इसे हम फाइब्रोसा पार्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बिल्कुल ही थ्रेड लाइक या फाइबर जैसी होती है। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें क्रोमेटिन पार्ट। इसे हम पार्ट्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, जो क्रोमेटिन का मिलकर बना होता है, और इसमें भी 2 टाइप के क्रोमेटिन होते हैं। फर्स्ट आता है पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन, जो न्यूक्लियोलस की रेडियस की डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है। सेकंड आता है इंट्रान्यूक्लियोलर क्रोमेटिन, जो न्यूक्लियोलस के सेंटर में या अंदर की साइड प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पे न्यूक्लियोलस की जो स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। आउटर स्ट्रक्चर को, आउटर जो क्रोमेटिन बता रखा है उससे पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन, इनर साइड पर जो बता रखा है क्रोमेटिन उसे इंट्रान्यूक्लियोलर कहते हैं, और बीच में जो ग्रेन्यूल लाइक जो स्ट्रक्चर या मोलिक्यूल्स है उसे मैट्रिक्स कहा गया है। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आरएनए फाइब्रिल भी प्रेजेंट है। इसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है वो है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को सबसे पहले स्ट्रोसबर्गर ने 1875 में डिस्कवर किया था, और ये जो टर्म है वो वाल्डेयर ने 1888 में दी थी। क्रोमोसोम का मतलब होता है क्रोमा। क्रोमा का मतलब होता है कलर, और सोमा का मतलब होता है बॉडी। इसकी डेफिनेशन जो है कि ये क्रोमोसोम जो होते हैं रोड शेप या डार्क स्टैंड बॉडी होते हैं, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और क्रोमोसोम जो होते हैं सबसे पहले माइटोसिस जो होता है, माइटोसिस की थर्ड स्टेज मेटाफेज में विजिबल होते हैं, और ये साइज, शेप या नंबर में डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। क्रोमोसोम में जो सबसे मेन इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है सेल्फ डुप्लीकेशन और म्यूटेशन। क्रोमोसोम जो होता है वो आरएनए, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो जेनेटिक मटेरियल को रखती है, जो किसी भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्प करती है। यहाँ पे आप नीचे डायग्राम देख सकते हैं क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम जो होता है उसके बीच वाले पार्ट को हम सेंट्रोमियर कहते हैं, और हाफ पार्ट जो होता है उसे, जिसमें एक आर्म को हम क्रोमेटिन कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं। इसके बाद आती है क्रोमोसोम की साइज़। क्रोमोसोम की साइज़ जो होती है हम मेटाफेज स्टेज में ही इसे मेज़र कर सकते हैं। प्लांट में जो क्रोमोसोम होता है वो एनिमल सेल से ज़्यादा लंबा होता है, उसके कंपैरिजन में है। प्लांट क्रोमोसोम की जो लेंथ होती है वो नॉर्मली 0.8 से 7 माइक्रोमीटर तक होती है, और एनिमल क्रोमोसोम की जो लेंथ होती है वो 0.4 से 5 माइक्रोमीटर तक होती है। और क्रोमोसोम का जो साइज़ होता है वो हर स्पीशीज़ में अलग अलग हो सकता है। इसके बाद आती है बात नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हर जो स्पीशीज़ होती है अलग अलग, उनमें एक डेफिनेट क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, या उनमें संख्या जो होती है वो उनकी एक फिक्स्ड होती है। और जो क्रोमोसोम जो होते हैं वो भी 2 टाइप्स के प्रेजेंट हो सकते हैं। फर्स्ट इज सोमेटिक
एंड सेकेंड इज जेनेटिक क्रोमोसोम। सोमेटिक क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमेशा डिप्लॉयड होते हैं, मतलब कि ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, और जो जेनेटिक क्रोमोसोम होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, मतलब सिंगल होते हैं। इसके बाद आता है, यहाँ पे आप टेबल देख सकते हैं कि डिफरेंट जो स्पीशीज़ है उन सब प्लांट या एनिमल की जो भी स्पीशीज़ बता रखी है उनमें जेनेटिक और सोमेटिक इनकी जो नंबर है वो डिफरेंट टाइप से होती है। फर्स्ट आता है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस का कॉमन नेम है ह्यूमन। इसमें सोमेटिक क्रोमोसोम जो होते हैं वो 46 होते हैं और गेमेटिक जो होते हैं वो 23 होते हैं। सेकंड आता है ओराइजा सटाइवा, जिसमें सोमेटिक जो होते हैं वो 24 होते हैं और गेमेटिक जो होते हैं वो 12 होते हैं। इसी तरह सारी स्पीशीज़ में यहाँ पे बता रखे हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि सोमेटिक जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं और गेमेटिक जो होते हैं वो सिंगल या हैप्लॉइड होते हैं। इसके बाद ये आता है शेप ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की जो शेप होती है वो उसके सेंट्रोमियर की पोजीशन पर डिपेंड करती है। इसके सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेस्ड पर ही क्रोमोसोम 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है टेलोसेंट्रिक, जिसमें जो सेंट्रोमियर जो होता है वो एक तरफ प्रेजेंट होता है, जिसकी शेप इंग्लिश के आई अल्फ़ाबेट जैसी होती है। सेकंड होता है एक्रोसेंट्रिक, जिसकी जो शेप होती है या फिर पोजीशन होती है सेंट्रोमियर के बेस पे वो होती है जे अल्फ़ाबेट के जैसा दिखता है ये, और इसमें जो रेशियो होता है आर्म्स का वो 1:3 होता है। थर्ड आता है सब मेटासेंट्रिक, जिसकी शेप होती है एल अल्फ़ाबेट जैसी। फोर्थ आता है मेटासेंट्रिक, जिसकी शेप होती है वी अल्फ़ाबेट जैसी। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर होती है वो 8 पार्ट में मिलकर बनी होती है। फर्स्ट आता है पेलिकल। पेलिकल जो होता है वो आउटर स्ट्रक्चर होता है जिससे क्रोमोसोम बाउंडेड होता है, और यह बहुत ही पतला होता है और यह अक्रोमेटिक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। सेकंड पॉइंट आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो होता है वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो क्रोमोनिमेटा में प्रेजेंट होता है। थर्ड आता है क्रोमेटिक। क्रोमेटिक जो होता है वो 2 डॉटर स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है, जो एक सिंगल सेंट्रोमियर जो होता है उससे ज्वाइंट होता है। फोर्थ आता है क्रोमोमियर्स। ये एक बीट्स लाइक स्ट्रक्चर होती है वो जो हर क्रोमेटिड पर प्रेजेंट होती है। इसके बाद आता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो होता है वो जो न्यूली फॉर्म्ड जो क्रोमेटिड्स होती है उनको एक दूसरे से अटैच करने के लिए प्रेजेंट होता है। फिर आता है 6th पॉइंट सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ये जो कंस्ट्रक्शन होता है वो एक नैरो रीजन होता है जो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर होता है उससे थोड़ा दूर प्रेजेंट होता है। फिर आता है सैटेलाइट। सैटेलाइट जो होता है क्रोमोसोम का एंड पार्ट होता है जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो होता है उससे सेपरेट रहता है। फिर 8th पॉइंट है टीलोमियर। टीलोमियर जो है वो क्रोमोसोम का एंड पॉइंट है। 9th आता है मैट्रिक्स। ये क्रोमोसोम का फ्लूइड पार्ट होता है। यहाँ पे आप क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। ऊपर की साइड यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम बता रखा है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। फिर आता है पेलिकल जो क्रोमोसोम की आउटर स्ट्रक्चर होती है जो क्रोमोसोम को बाउंड रखती है, और जो पेलिकल के अंदर जो लिक्विड फ्लूइड होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि सेंट्रोमियर बताया गया है और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बताया गया है, और लास्ट में यहाँ पे सैटेलाइट बताई गई है। इसके बाद आज का हमारा ये टॉपिक न्यूक्लियस यहीं ख़त्म होता है। हम अगली वीडियो में नए सेल ऑर्गेनेल के बारे में
पढ़ेंगे। थैंक यू।